श्रुतिका आप सभी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर है हम, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि देखिए खबरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने फिटनेस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो फिट है श्रुतिका वही तो हिट है। और इसीलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम खबरों का फुल डोज भी देंगे और आपको फिटनेस का डोज भी देंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर जो कि यूपी से आ रही है। यूपी में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ मास्टरमाइंड जो है उसे गिरफ्तार किया गया है, रजा, जिसकी गिरफ्तारी केरल से हुई है। आपको बता दें मोहम्मद रजा फतेहपुर का रहने वाला है और उसके साथ में मुजाहिदीन आर्मी के 5 सदस्यों की और गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद रजा और जाबिर अली इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मुस्लिम युवाओं को ये उकसाया करता था। 5 सदस्यों की गिरफ्तारी ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि जब इनसे पूछताछ होगी तो और भी सदस्य इनके सामने आ सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो आपको बता दें कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था। मुजाहिदीन आर्मी के 5 कट्टरपंथी अब पकड़े जा चुके हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला किया गया है। जैसे में उनके ऊपर हमला हुआ है। लखनऊ जेल में गायत्री प्रसाद के ऊपर यह हमला हुआ है। कैदी ने गायत्री प्रसाद के ऊपर कैंची से हमला किया, जिसके बाद उन्हें टाके भी आए हैं। गायत्री प्रसाद के सिर पर 10 से अधिक टाके लगे हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। उन्हें भर्ती करवाया गया है, लेकिन फिलहाल उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से तंज भी कसा गया है और निशाना उन्होंने साधा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला किया गया। लखनऊ जेल में बताया जा रहा है कि गायत्री प्रसाद के ऊपर यह हमला किया गया है। कैदी ने दरअसल कैंची से अटैक कर दिया गया, और जिसमें ये बहुत ज्यादा घायल हुए हैं। गायत्री प्रजापति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत गरमा चुकी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, कहा है यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जेल के भीतर अगर इस तरह से हमला हो सकता है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में अगर आप रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तो नया बदलाव यहाँ पर हुआ है। अब आपको आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, तभी आपकी रेलवे टिकट की बुकिंग हो पाएंगी। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अब आपको अगर रेलवे टिकट की बुकिंग करानी है तो आधार जो है उसका वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 15 मिनट तक आधार वेरिफिकेशन वाले टिकट जो है वो काट पाएंगे। नए नियम से टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, ये सरकार की कोशिश है। तो ऐसे में IRCTC के साथ में अपने आधार को लिंक कराना होगा, और ऐसे में आधार वेरिफिकेशन को अब अनिवार्य रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के लिए कर दिया गया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। चैतन्यानंद की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा ये हुआ है कि कई अश्लील चैट्स चैतन्यानंद के मोबाइल फोन के अंदर मिली हैं। दरअसल बाबा के मोबाइल ने कई खुलासे किए हैं। तो एक खुलासा ये भी है कि कई चैट और तस्वीरें जो हैं वो डिलीट भी की गई हैं। वहीं कई अश्लील चैट्स मिले हैं। अब पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। जो डिलीटेड चैट्स या तस्वीर है उसे रिकवर करने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें चैतन्यानंद की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से सवाल जवाब का दौर जारी है, लेकिन चैतन्यानंद की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। और चलिए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की, जो अक्सर विवादों में रहते हैं। कुछ न कुछ वो ऐसा करते हैं कि विवाद खड़ा हो जाता है। और याद होगा आपको कैसे उन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद कितना बवाल हुआ था श्रुतिका, सबने देखा था। लेकिन इस बार तो राम जी पुलिस से उलझ गए हैं, लेकिन क्यों उलझे जानने के लिए रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीरें आगरा
बाकी हैं। पुलिस के साथ बहस और धक्का-मुक्की कर रहे महाशय को आप पहचान गए होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन है। आगरा में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल रामजीलाल सुमन अपने समर्थकों के साथ आगरा के बिजौली गांव जाना चाहते थे, जहां तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के बाहर रोक दिया, जिसके बाद रामजीलाल सुमन पुलिस से भिड़ गए। आपका एसीपी का वीडियो वायरल हो रहा है कि साथ दोनों वर्गों में समझौता हो गया, बहुत शांति के साथ। दिखाइए कहाँ समझौता, दिखाइए कहाँ समझौता। तो आपने कहा उसके लिए समय दीजिए सर। नहीं, कोई समय नहीं। एक बार नंबर एक बात, नंबर एक, अरे बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। नंबर एक समझौता हो। पुलिस ने सबसे पहले पुलिस ने आप जो मुल्जिम है, जो मुल्जिम सुने, मुल्जिम थाने में बैठे हैं। पुलिस के मुताबिक 163 BNS लागू होने की वजह से एसपी सांसद को नहीं जाने दिया गया। बिजौली गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ था और पुलिस को आशंका थी कि सांसद के जाने से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। पुलिस ने रामजीलाल सुमन को तो रोक दिया, लेकिन सांसद महोदय के घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक बात बताइए, अगर आप कभी कार में बैठी हो और जैसे ही आपकी नजर जाए कार पे धड़ और आपको कोबरा नजर आ जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? श्रुतिका, आप डरा रही हैं। देखिए, ऐसा तो पहले आदमी सोचेगा नहीं कि कार में कोबरा निकल सकता है, लेकिन देखिए ये खबर हम आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए इस खबर को, क्योंकि आप भी जब गाड़ी में बैठे तो गाड़ी को पूरी तरह से चेक जरूर कर लीजिए। हमीरपुर में कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी के भीतर से कोबरा निकला। देखिए जरा। हैरान कर देने वाला ये वीडियो यूपी के हमीरपुर का है। यहाँ सदर कोतवाल इलाके में जैसे इस कार में लोग सवार हुए, बोनट के अंदर कुछ आहट सुनाई दी और जब चेक करने के लिए बोनट खोला तो सबकी चीख निकल गई। इंजन पर बैठे ब्लैक कोबरा को देख कार में सवार लोग भाग खड़े हुए। कार में बैठे कोबरा को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मौके पर एक सर्प मित्र को बुलाया गया। उसने कोबरा को स्टिक के सहारे इंजन से बाहर निकाला। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। सांप के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सर्प मित्र ने कोबरा को ले जाकर जंगल में छोड़ा। ऑटो कार में किंग कोबरा के निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बरसात के मौसम में कई बार सांप घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में घुस जाते हैं और वो काट भी सकते हैं। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की। यूपी के बुलंदशहर से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर आंखों के सामने कैसे सोने का हार गायब कर दिया, ये देखने वाली बात। ज्वेल थीफ मूवी आपने देखी होगी कि कैसे उसमें चोरी की जाती थी, अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ जो है जोड़ा ग्राहक बनकर आता है, 6 लाख का नेकलेस लेकर गायब हो जाता है। कैसे, देखिए जरा। अगर आप गहना व्यापारी हैं तो ये खबर आपको सावधान कर देगी। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां ग्राहक बनकर आई एक जोड़ी ने लाखों रुपए के हार पर हाथ साफ कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला और एक शख्स ज्वेलरी की दुकान पर सोने के हार देख रही हैं। दुकानदार भी गहने दिखाने में मशगूल है, लेकिन तभी बगल में बैठी महिला साड़ी के नीचे एक हार को छिपा लेती है और देखते ही देखते उस हार को गायब कर देती है। दुकानदार को इस पूरी चोरी का अंदाजा भी नहीं लगता, लेकिन जब बाद में उसे दुकान पर हार नहीं मिला तो उसने CCTV देखा, जिसमें इस चोरी का पूरा सच सामने आ गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी ये बात कहकर ज्वेलरी शॉप से निकले थे कि उन्हें हार पसंद नहीं आए, लेकिन असल में वो अपना मकसद पूरा कर चुके थे। जानकारी के मुताबिक चोरी हुए सोने के हार की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं ज्वेलर्स ने मामले की शिकायत थाने में देकर FIR दर्ज करवा दी है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आज से जो जनरल रिजर्वेशंस होते हैं रेलवे के अंदर, उसमें ई-आधार का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। दरअसल बहुत भीड़ जो है वो एक साथ जैसे ही टिकट काउंटिंग के लिए खुलता था कि आप टिकट बुक कर सकते हैं, उस वक्त लग जाती थी। इसको देखते हुए पहले 15 मिनट जो हैं वो आधार वेरिफिकेशन के OTP के जरिए ही हो पाएगी। नए नियम कैसे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इस खबर को जरूर देखिए। आज से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग में बड़ा बदलाव हो गया है। अब जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग करते वक्त भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को ही इसकी घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से आधार लिंक्ड है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन काउंटर पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज आरएसएस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा और साथ ही साथ आरएसएस के राष्ट्र निर्माण के योगदान पर वो व्याख्यान भी देने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। नवरात्रि का पर्व है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीआर पार्क पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की है। दरअसल सीआर पार्क दिल्ली का वो इलाका है जहां बंगाली समुदाय के लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं और यहां अनोखी तरह से नवरात्र का ये पर्व मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पंडाल वैसे ही सुशोभित रहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तस्वीर वहाँ की कैसी रही दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें दिल्ली के चितरंजन पार्क की हैं। महाअष्टमी के मौके पर पीएम मोदी देवी मां की आराधना के लिए यहाँ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने चितरंजन पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में जाकर पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच पहले पीएम मोदी ने मां की आरती की, उसके बाद बारी आई चंवर सेवा की। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी के माथे पर तिलक लगाया और हाथ में कमल का फूल लिए पीएम मोदी देवी मां का ध्यान करते दिखे। मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी दुर्गा पंडाल में भी गए। पीएम मोदी ने पंडाल में मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा की आरती की। ढोल और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा था। मां दुर्गा की पूजा के बाद पीएम मोदी ने पंडाल में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। पंडाल में बड़ी तादाद में लोग पीएम मोदी की तस्वीरें लेते नजर आए। चितरंजन पार्क में महाअष्टमी की पूजा के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की और लिखा, महाअष्टमी के पावन अवसर पर मैंने चितरंजन पार्क जाकर दुर्गा पूजा के उत्सव में भाग लिया। चितरंजन पार्क बंगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। मैंने सबकी खुशहाली के लिए देवी मां से प्रार्थना की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोटरों की जो फाइनल लिस्ट है वो अब जारी हो गई। दरअसल एसआईआर के बाद ये फाइनल डेटा जारी किया गया है, जिसमें पता चला है कि बिहार में कुल मतदाता की संख्या 7,41,00,000 है। बिहार में करीब 69 लाख वोटर के नाम कट चुके हैं। आपको बता दें कि 69 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं और इसके अंदर वो वोटर्स भी हैं जिनका डुप्लीकेट आधार था या फिर जिनका एड्रेस चेंज हो गया था। तो ऐसे में नई और फाइनल लिस्ट अब आ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। महीनों की मशक्कत के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका बिहार को इंतजार था। आरोप प्रत्यारोप और तमाम सियासी बार पलटवार के बीच आखिरकार बिहार में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000 हो गई है। 21 लाख से ज्यादा नए नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। एसआईआर की प्रक्रिया जून 2025 से शुरू की गई थी। इसमें 7,89,00,000 रजिस्टर्ड वोटर से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। 1 महीने तक चुनाव आयोग ने सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और चलिए बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव से पहले बहुत कुछ ऐसा हो रहा है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ जो लोगों को हैरान भी कर रहा है। पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार बीजेपी में एंट्री ले चुके हैं और जाहिर सी बात है चुनाव के वक्त जब चुनाव होने वाला है, ऐसे में जब एंट्री हुई है पवन सिंह की तो हो सकता है वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े भी। तो ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि बिहार के अंदर जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनका बड़ा दबाव रहता भी है, चाहे मनोज तिवारी देख लीजिए या फिर निरहुआ देख लीजिए, रवि किशन हो। और ऐसे में अब पवन सिंह की तरफ से ये कह दिया गया है आई लव बीजेपी। तो क्या होने वाला है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। विनोद तावड़े से मुलाकात, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और अंत में गृह मंत्री अमित शाह से। इन बड़ी मुलाकातों ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी करा दी। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं।
पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। अब देखना है कि पवन सिंह आरा विधानसभा या किसी और सीट से अपना पावर दिखाएंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह के बीजेपी में वापसी के बाद शाहबाद की 22 विधानसभा सीटों पर फायदा हो सकता है। 2024 में उन्हें नाराज कर बीजेपी शाहबाद इलाके में नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को साथ कर बड़ा सियासी दांव चला गया है। धर्म परिवर्तन का ऐसा मामला जो कि आपको डरा देगा, क्योंकि पहले बहला फुसला कर शादी की गई, फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और अब महिला की मौत। धर्म परिवर्तन का मामला है तो विरोध होना लाजमी है। उज्जैन के वडनगर की ये पूरी घटना दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उज्जैन के वडनगर में हिंदू महिला की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। मुस्लिम युवक के साथ रहने वाली हिंदू महिला की फांसी लगने से मौत हुई थी। इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला के परिजनों ने मौत के पीछे मुस्लिम युवक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला को बहला फुसला कर मोनू खान ने पहले शादी किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराकर नाम भी बदल दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला को मुस्लिम रीति रिवाज मानने के लिए मजबूर किया जाता था और मना करने पर मारपीट की जाती थी। परिजनों ने कई बार महिला को बुर्के में भी देखा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपी के घर पर भी बुलडोजर एक्शन किया गया है। बात असदुद्दीन ओवैसी की, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक ऐसा सवाल आ गया कि ओवैसी असमंजस में पड़ गए। लेकिन ओवैसी की तरफ से जो जवाब दिया गया वो काफी वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या शुरू करते? मेरे भाई ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सीज फायर के फैसले से सहमत नहीं हैं। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी से जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, तो इसके जवाब में ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। अगर भारत में होती और आप अगर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ आप क्या शुरू करते? मेरे भाई ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। मेरे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे को मालूम मेरी पहुँच कहाँ तक है। हमारा मकसद वहाँ जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज़ थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि कई लोग थे जो प्रधानमंत्री पद को लेकर ओवैसी का व्यू जानना चाहते थे, लेकिन ओवैसी ने क्लियर कट जवाब देकर तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया।